अनुभाग 5 तीसरे सर्कल के बारे में है। आपकी धन प्रेरणा। आप धन बनाना चाहते हैं। उन कौशलों में महारत हासिल करने के लिए काम करें जो धन बनाते हैं। आप अपने कौशल में महारत हासिल करने के लिए काम करना चाहते हैं। अपनी प्रेरणा पर काम करें। आप अपनी प्रेरणा पर काम करना चाहते हैं। अपनी मानसिकता पर काम करें। आप अपनी मानसिकता पर काम करना चाहते हैं। अपने मास्टरमाइंड पर काम करें। पहले बाहरी स्तरों पर काम करना शुरू करें क्योंकि वे आंतरिक स्तरों को प्रभावित करते हैं। अब हम आपके पैसे की प्रेरणा के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रेरणा आखिरकार होती क्या है? खैर, आप प्रेरणा को उस प्रेरक शक्ति के रूप में सोच सकते हैं जो आपको बिस्तर से उठाती है, आपको काम पर ले जाती है और आपको विभिन्न चीजें करने के लिए प्रेरित करती है। अब हम दर्द या खुशी से प्रेरित हो सकते हैं और यह बात सामने आई है कि हम इंसान दर्द से दूर जाने के लिए बहुत अधिक प्रेरित होते हैं बजाय इसके कि हम सुख की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हों। इसलिए मुझे यह बात फिर से कहने दें। हम इंसान दर्द से बचने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं जितना कि हमें खुशी पाने के लिए होते हैं। कुछ शोध के अनुसार लगभग दोगुना प्रेरित होते हैं। अब जब आप इस बारे में सोचते हैं तो यह वास्तव में बहुत दिलचस्प है कि अगर हम दर्द और खुशी से प्रेरित होते हैं और हमारी भावनाएं भी उसी का अनुसरण करती हैं और हम दर्द से बचने के लिए जितना प्रेरित होते हैं उससे दोगुना प्रेरित होते हैं बुरी स्थितियों से बचने की तुलना में अच्छी स्थितियों को बनाने के लिए। तो आप कैसे सोचते हैं कि हम असल दुनिया में औसतन कैसे व्यवहार करेंगे जब हम इन प्रेरणाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं? खैर, हम शायद उन कई चीजों से बचने की कोशिश करेंगे जिनकी तुलना में हम पाने या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रेरणा भावना से आती है या उसके साथ होती है? आपके शरीर में दौड़ती भावनाएं, आपकी स्थिति, आपका मूड, वे रसायन जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर से गुजरते हैं, हमें एक विशेष चैनल पर डाल देते हैं। तो भावना क्या होती है? खैर, खुद इसे समझने की कोशिश करने के बाद मुझे वास्तव में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि भावनाएं रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में रिलीज होते हैं और जब वे रिलीज होते हैं तो वे हमारी पूरी शारीरिक संरचना और हमारी पूरी मानसिकता को बदल देते हैं। मेरे मार्गदर्शक जेरी बार्लिंगेर ने कई साल पहले मुझे बताया था कि भावनाएं धरती पर सबसे अधिक नशे की लत वाली रसायन है। भावनाएं धरती पर सबसे अधिक नशे की लत वाली रसायन है। मेरे मित्र व्यत वुडस्मल का कहना है कि भावनाएं शरीर में संवेदनाओं का एक जटिल मैट्रिक्स होती हैं जिसे हम एक विशेष मानसिक अवस्था से जोड़ते हैं। मैंने डॉ से एक प्रश्न पूछा। मेरे हिसाब से जेफरी मिलर, जो दुनिया के शीर्ष विकासवादी मनोवैज्ञानिकों में से एक है, भावना क्या है? और उन्होंने कहा कि वह भावनात्मक अवस्थाओं को एक चैनल की तरह सोचते हैं, जैसे कि लगभग एक टेलीविजन सेट या रेडियो पर हम खुद को रखते हैं और हम खुद को उस चैनल पर रखते हैं। यह तय करता है कि हमारे माध्यम से क्या कुछ भी चलता है। तो जैसे अगर आप ऑनलाइन हैं और एक इंटरनेट ब्रॉडकास्ट रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं और आप इसे कंट्री चैनल पर ट्यून करते हैं, वहां से कंट्री म्यूजिक आने वाला है। या आप इसे रॉक एंड रोल चैनल पर ट्यून करते हैं, वहां से रॉक एंड रोल आने वाला है। यदि आप अपने शरीर को गुस्से की भावना पर ट्यून करते हैं तो आप उस चैनल पर चले जाते हैं। खैर, गुस्से वाले विचार, गुस्से वाली भावनाएं, गुस्से वाला व्यवहार बाहर आने लगेगा और जब आप चीजों को याद करेंगे तो आप उन्हें गुस्से में याद करेंगे और जब आप भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आप उन्हें गुस्से में सोचेंगे। तो भावनाओं के बारे में सोचने का सबसे आसान तरीका यह है कि वे रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं और जब वे रिलीज होते हैं तो वे हमारे विचार, हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया, हमारी धारणा, जिस तरह से हम दुनिया में खुद को देखते हैं, उस पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और फिर ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और हमारा व्यवहार तब भविष्य के लिए बीज बोता है। हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, वे भविष्य के लिए ये बीज बोते हैं और हम या तो संघर्ष, जटिलता और घर्षण के बीज बो सकते हैं या हम विकास, उन्नति और विकास के बीज बो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं के साथ बहुत ही सावधानी पूर्वक और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए।
हमारी भावनाएं और हमारी भावनात्मक प्रणाली बहुत समय पहले विकसित हो चुकी थी। हमारी भावनात्मक प्रणाली की बुनियादी बातें, हमारे पुराने दिमाग, हमारा लिम्बिक सिस्टम बहुत समय पहले विकसित हुआ था। हम इसे कई अन्य स्तनधारियों के साथ साझा करते हैं और हमारे दिमाग के कुछ हिस्से अभी भी ऐसे हैं जो सरीसृपों के रूप में विकसित हुए थे। हमारे दिमाग के कुछ हिस्से अभी भी ऐसे हैं जो स्तनधारियों के रूप में विकसित हुए थे। और अब बहुत सारे दिलचस्प शोध, एथियोलॉजी और तुलनात्मक मस्तिष्क स्कैन और चीजों के साथ हम वास्तव में देख सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में ये पुराने सिस्टम मौजूद हैं और वे उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं जैसे अन्य जानवरों के मस्तिष्क प्रतिक्रिया करते हैं। वे बहुत ही समान हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनका तार्किक दिमाग उनके मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा, क्योंकि एक तरह से उनिक्वेले ह्यूमन हिस्सा है, वह बहुत ही अमूर्त रूप से सोच सकता है और एक जटिल आत्म छवि बना सकता है और इन सभी अवधारणाओं से निपट सकता है और इन सभी विचारों को संभाल सकता है। हम आमतौर पर यह सोचना पसंद करते हैं कि वही हिस्सा नियंत्रण में है और वही हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है और फिर हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। खैर, वास्तव में यह उल्टा होता है। ठीक है, ज्यादातर लोगों के लिए असल में होता यह है कि हमारे पुराने दिमाग, छिपकली का दिमाग और स्तनपायी का दिमाग, ये अलग अलग केमिकल्स और इमोशंस को हमारे शरीर में भेज रहे हैं और हमें मेटिंग के मौके की तरफ ले जा रहे हैं और मेटिंग के मौके खोने से दूर कर रहे हैं, खाने के मौके की तरफ ले जा रहे हैं और भूख से दूर कर रहे हैं और ऊंचे सोशल स्टेटस की तरफ ले जा रहे हैं और सोशल स्टेटस खोने से दूर कर रहे हैं। और ये सब बैकग्राउंड में चल रहे हैं, हमारी भावनाओं को ट्रिगर कर रहे हैं, हमें कुछ विशेष तरीकों से स्थितियों को देखने पर मजबूर कर रहे हैं ताकि ये सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन का खेल खेल सकें। अब ये एक ये एक कठिन ये बहुत से लोगों के लिए एक कठिन बात है। ठीक है, हम में से ज्यादातर लोग वास्तव में इस विचार को देखना नहीं चाहते कि हम बस, आप जानते हैं, एक बड़ा रोबोट है जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन का खेल खेल रहा है। और ये सभी बड़े विचार जो हमारी सोच लगभग हमारे छिपकली दिमाग और हमारे भावनात्मक दिमाग की गुलाम होती है। लेकिन जब आप इंसानों का बड़े समूह में अध्ययन करते हैं तो आप इन सभी पैटर्न को देखना शुरू करते हैं और आपको एहसास होता है कि वास्तव में यही हो रहा है। इसका मजेदार हिस्सा यह है कि हमारे पास एक तर्कसंगतता और कथा तंत्र भी है जो हर घटना को लेता है और उसे एक बड़ी और दिलचस्प कहानी में बुनता है। और कहानी का मुख्य हिस्सा यह है कि मैं अपनी जिंदगी पर नियंत्रण में हूँ और मैं ही वो हूँ जो ये सारे फैसले ले रहा हूँ, जबकि वास्तव में ये पुराने हिस्से ही हैं जो फैसले ले रहे हैं। और फिर हम एक नई कहानी बना रहे हैं जो ऐसा महसूस कराती है कि हम ही निर्णय लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा गूढ़ नहीं होना चाहता, लेकिन मैं यहाँ खासकर प्रेरणा के बारे में बात करना चाहता हूँ। और प्रेरणा जो मूल्य बनाने के लिए होती है और अंततः ऐसा मूल्य बनाना जो पैसे में परिवर्तित होता है। तो शुरुआत में हम घर्षण को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हम में से कई ने अपने अतीत में भावनात्मक रूप से जटिलता, संघर्ष और घर्षण के बीज बोए हैं, या वे हमारे पहले के लोगों द्वारा बोए गए थे, जैसे हमारे माता पिता और हमारे अन्य प्रभाव। और अब ये चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है, और हम कहते हैं, आप जानते हैं, मैं अधिक सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में अच्छा नहीं लगता। मुझे अपराध बोध होता है क्योंकि यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं और किसी तरह अगर मैं असफल हो जाता हूँ तो मैं उनसे खाना छीन रहा हूँ। हमारे अंदर एक आंतरिक संघर्ष है और फिर हम बुरी तरह फंस जाते हैं क्योंकि हम बिल्कुल रुक जाते हैं। हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम पीछे नहीं जा सकते, हम खुद को और सफल नहीं बना सकते। हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उनकी मदद करने के लिए कोई संसाधन नहीं है। और अगर हम वहां जाते हैं जहां वे हैं, तो उनके पास बस कोई होगा जो उनके साथ है, जो भी भूखा है, और इससे किसी की मदद नहीं होती। तो अगर आपकी भावनाएं नकारात्मक हैं, अगर आप मजबूत नकारात्मक भावनाएं महसूस कर रहे हैं, तो दुनिया में और कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आपकी भावनाएं नकारात्मक हैं, तो और कुछ भी मायने नहीं रखता। इससे आगे हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं जिसे हम इस प्रोग्राम में कवर नहीं करेंगे। अगर आपकी शारीरिक सेहत नकारात्मक है, तो कुछ और मायने नहीं रखता, शायद और भी ज्यादा। क्योंकि अगर आपकी शारीरिक सेहत बिगड़ती है, तो आपकी भावनाएं भी बिगड़ने लगती हैं और फिर आपकी सोच भी बिगड़ जाती है, क्योंकि यही है, यह दिमागों की पदानुक्रम है और यह कुछ हद तक चीजों के काम करने की पदानुक्रम है। तो अगर हम सच में आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं, तो हमें पहले शारीरिक रूप से सफल होना पड़ेगा। इस शरीर का अच्छे से ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर हमें भावनात्मक रूप से भी सफल होना पड़ेगा। ठीक है, तो भावनाओं को भी एक बहुत ही स्वस्थ और संतुलित स्थिति में लाएं।
और फिर हम सोच पर काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और अक्सर अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है और आपके अंदर बहुत सारी सकारात्मक भावनाएं बह रही हैं, तो आपकी रचनात्मकता और आपका आशावाद चार्ट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि यह स्थितियां बना रहा है। यह इससे होने के लिए अपरिहार्य बना रहा है। तो आपके लिए कुछ सवाल हैं। आप पैसे के बारे में कैसा महसूस करते हैं? ये एक तरह का दिलचस्प सवाल है। आप पैसे के बारे में कैसा महसूस करते हैं? एक और सवाल, सफलता के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? इसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? आपके मन में क्या ख्याल आता है? ईमानदार रहें, अपने आप से ईमानदार रहें। जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपको डर लगता है? क्या आपको चिंता होती है? क्या आपको उम्मीद होती है? क्या आपको लगता है कि आप इसे संभाल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इसके लायक हैं? जब आप सफलता के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं? क्या ये डर है? या फिर ये प्रत्याशा है? आपको कैसा महसूस होता है? अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो आपके मन में अलग-अलग तरह के विचार और भावनाएं आएंगी। शायद एक के बाद एक, शायद एक साथ। अक्सर वे परस्पर विरोधी होते हैं। तो उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पूछे सफलता के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, पैसे के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, वे कह सकते हैं, अच्छा आप जानते हैं, मुझे वास्तव में अच्छा लगता है, वास्तव में मैं कुछ सफलता हासिल करना चाहता हूँ। और फिर वे कहेंगे हाँ। और आप जानते हैं, जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, वे आमतौर पर बुरे लोग बन जाते हैं। तो मुझे डर है कि मैं बुरा इंसान बन जाऊंगा। आप जानते हैं, सच में, अगर मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, तो यह मेरे परिवार को बुरा महसूस कराएगा और वे सोचेंगे कि वे कुछ के हकदार हैं। और इसलिए मेरे पास यह नहीं होगा या मुझे इसके बारे में बहुत दुख होगा, है ना? तो ये सभी जटिल, अलग-अलग सूक्ष्म भावनाएं सामने आती हैं। अब, इससे पहले कि हम इसमें गहराई से उतरे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाल ही में सकारात्मक सोचिए और बस खुश रहो वाली न्यू एज मूवमेंट के खिलाफ एक प्रतिक्रिया देखी गई है। और ये यथार्थवादी जो कह रहे हैं कि ये बेतुका है, या निराशावादी कह रहे हैं। अगर आप बस खुश सोचते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तो ये वास्तव में आपको कहीं नहीं ले जाता। ये आपके लिए कुछ भी नहीं करता। ये बस, ये जवाब नहीं है। वास्तव में ये आपको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आप जीवन की उन असली चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। अब, दिलचस्प बात यह है कि मैं इससे सहमत हूँ। मैंने देखा है कि मेरे जानने वाले लोग, यहाँ तक कि दोस्त भी, अपनी जिंदगी से बाहर हो जाने और पीड़ित महसूस करने से लेकर आत्म सहायता और सफलता की चीजें ढूंढने और जिम्मेदारी लेने तक पहुंच गए हैं। और फिर सब कुछ आदर्शवाद बन जाता है। सब कुछ ऐसा हो जाता है। मैं बस इसके बारे में सकारात्मक सोचने वाला हूँ। मैं नकारात्मक विचार सोचने से इनकार करता हूँ और बस खुद से कहता रहूंगा कि मैं खुश हूँ। और आप जानते हैं, जाहिर है कि इसमें कुछ अजीब सा है ना? इसलिए ये समझ में आता है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना और नकारात्मक भावनाओं को शांत करना और सकारात्मक भावनाओं को लाना सीखना चाहिए। लेकिन हम इसे इतना ज्यादा नहीं ले जाना चाहते कि हम सोचें, मैं कभी कोई नकारात्मक विचार नहीं सोचूंगा। और आप जानते हैं, हम एक अजीब बड़ी आंखों वाले, नकली मुस्कान वाले न्यू एजर की तरह दिखने लगते हैं, नहीं जो बस इधर उधर घूम रहा है, सब कुछ हो रहा है और कह रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ खुश है, जबकि वे पर्दे के पीछे दिवालिया हो रहे हैं। और वे किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि उनके पास यह नकली सकारात्मक खुश चेहरा है जो वे अपने साथ चिपकाए हुए घूम रहे हैं। लेकिन ये सब कहने के बाद, हमारे इमोशंस और पैसे और सफलता के बारे में हमारी फीलिंग्स, मुझे सच में लगता है कि ये सीधे तौर पर इस बात से जुड़े होते हैं कि हम इसके बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे एहसास, हमारी भावनाएं सही दिशा में हों। अब चलो थोड़ा बात करते हैं वो उन चीज़ों के बारे में जिन्हें बायस कहा जाता है। इन्हें आमतौर पर कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। कभी कभी इन्हें कॉग्निटिव और इमोशनल बायस भी कहा जाता है। और ये पूर्वाग्रह आमतौर पर दिमाग के भावनात्मक हिस्से और तार्किक हिस्से के बीच की मनोविज्ञान में ओवरलैप में होते हैं, जो हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और कभी-कभी हमें तर्कसंगत सोच से दूर ले जाते हैं। और जो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकों ने खोजा है, वह यह है कि हम इंसान सोचने के तरीके में और प्रतिक्रिया देने के तरीके में अक्सर पक्षपाती होते हैं। तो पक्षपाती का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जब सभी चीजें समान होती हैं, ठीक है, तो हम एक दिशा में अधिक जाते हैं बजाय दूसरी दिशा में जाने के।
हमारे तर्कसंगत रूप से दोनों दिशाओं में समान मात्रा में जाने के बजाय हम अक्सर एक या दूसरे की ओर झुकाव रखते हैं। हम एक दिशा में अधिक खींचते हैं, जबकि दूसरी दिशा में कम। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह का, एक मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह का। जब मैंने कहा कि हम उन चीज़ों से दूर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो हम नहीं चाहते कि हो। दोगुना जितना हम उन चीज़ों की ओर बढ़ते हैं जो हम चाहते हैं। इसे लॉस एवर्शन पूर्वाग्रह कहा जाता है। लॉस एवर्शन पूर्वाग्रह, हमारे पास लॉस एवर्शन है जो हमें नुकसान से बचने के लिए प्रेरित करता है, भले ही इसका मतलब हो कि हम संभावित लाभ को नजरअंदाज कर दें। यह पूर्वाग्रह हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और हमें जोखिम से बचने के लिए प्रेरित करता है। तो जब भी हमें लगता है कि हम कुछ खो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, पैसा हो, हमारी लाइन में जगह हो या कुछ और जो हमारा है, हम उसे खोने से बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन हम शुरुआत में ही इसे पाने के लिए बहुत कम करेंगे, लगभग आधा। और आप जानते हैं वो, मुझे नहीं पता। मेरे लिए इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण यह है कि लोग कैसे पैक रैट्स बन जाते हैं और चीजें इकट्ठा करते रहते हैं। हम कभी कुछ भी नहीं छोड़ते। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे मेरे परिवार में है, जो चीजें इकट्ठा करता है, तो जब आप उनके घर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वे बस और चीजें जमा करते जाते हैं। आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग इसके विपरीत नहीं होते। ठीक है, अपनी जिंदगी में वे आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा चीजें नहीं छोड़ते और कम से कम चीजें नहीं रखते, बल्कि वे अपनी चीजों को संजो कर रखते हैं। मेरे पास एक अच्छा दोस्त है जिसने अभी अभी मिनिमलिज्म अपनाने का फैसला किया है। उसका नाम जॉन लीसे है और वह एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन और मार्केटर है। और उसने अपनी पूरी लिस्ट और सभी दोस्तों को एक ईमेल भेजा और उसमें लिखा, आप जानते हैं, मैं बड़े घर और सभी महंगी गाड़ियों और आप जानते हैं, हाई मेंटेनेंस लाइफस्टाइल से थक गया हूँ। और उसने कोई किताब पढ़ी और कहा, मैं अब मिनिमलिज्म अपनाने जा रहा हूँ। तो उसने अपनी सारी चीजें बेच दी। उसने सब कुछ बेच दिया, गाड़ियाँ, घर, सब कुछ, किताबें। और उसने अपनी सारी चीजें जो उसके पास थी, एक छोटे से बैकपैक में समेट ली। इसे वो अपनी पीठ पर रख सकता था, जिसमें जैसे 2 जोड़ी जीन्स और 3 टी-शर्ट और एक कंप्यूटर और कुछ अंडरवियर और एक जर्नल था। और ये सब एक छोटे से बैकपैक में फिट हो गया। और नहीं, मेरा मतलब है, मैं उस बड़े बैकपैक की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप जंगल में ले जाते हैं। मैं उस छोटे बैकपैक की बात कर रहा हूँ जो आप एक छात्र के पास देखते हैं। उसने इसकी एक तस्वीर भेजी और मैंने सोचा, उसके लिए अच्छा है। यह कुछ ऐसा है जो हम सभी को अपने जीवन में किसी न किसी समय पर सिर्फ अभ्यास के लिए अवश्य करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारे पास हानि से बचने की प्रवृत्ति होती है और हम कुछ भी खोना नहीं चाहते। हानि से बचने की प्रवृत्ति का चरम व बंदर जाल है जिसका उपयोग अफ्रीका में किया जाता है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, जहाँ वे एक पेड़ लेते हैं और उसे खोखला कर देते हैं और फिर उसमें एक छेद काटते हैं और उसमें एक अखरोट डालते हैं जो छोटे छेद से बस फिट हो सके। और एक बंदर आएगा और बंदर जिज्ञासु होने के कारण वो अपना हाथ छेद में डालेगा और महसूस करेगा कि वहाँ एक अच्छा सा अखरोट है और वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि इसने अखरोट को मुट्ठी में पकड़ रखा है, वो अखरोट को छेद से बाहर नहीं निकाल पाएगा। और एक शिकारी आ सकता है और वास्तव में बंदर के पास चलकर उसे मार सकता है, क्योंकि वो उस नट को नहीं छोड़ता। एक बार जब हमें कुछ मिल जाता है, तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो यह एक पूर्वाग्रह है, या हानि से बचने का पूर्वाग्रह है। यह कई अलग अलग क्षेत्रों में भी दिखाई देता है और हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। निवेश में यह हमें गड़बड़ कर देता है, क्योंकि हम जीतने की तुलना में हारने से बचने के लिए दोगुना प्रेरित होते हैं। तो कम में खरीदने और ज्यादा में बेचने के बजाय, और अपने नुकसान को जल्दी काटने और अपने विजेताओं को चलने देने के बजाय, जो कि एक बेहतरीन बुनियादी निवेश रणनीति है, हम इसके विपरीत करते हैं। हम उसे दाम पर खरीदते हैं और कम दाम पर बेचते हैं, और हम अपने फायदे काटते हैं और अपने नुकसान को पकड़े रहते हैं। और यहाँ पर मनोविज्ञान कैसे काम करता है, ये देखें। हम एक स्टॉक खरीदते हैं, हमें यकीन होता है कि यह एक अच्छा निवेश है। ये गिरने लगता है और हम कहते हैं, मैं इस पर पैसा नहीं खो सकता, मैं इसे पकड़े रहूंगा और इंतजार करूंगा जब तक यह वापस ऊपर नहीं जाता और यह गिरता ही रहता है। और फिर हम कहते हैं, वाह, मैंने सच में खो दिया, मैं इसे अब नहीं बेच सकता क्योंकि तब मैंने सच में बहुत सारा पैसा खो दिया होगा। तो बंदर की तरह हम बस उस नट को पकड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ, और यह वह पक्ष है जो मुझे वास्तव में दिलचस्प लगता है, हमारे विजेताओं को चलने देने के बजाय ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वे एक स्टॉक खरीदते हैं। चलो ऐसा कहते हैं कि शेयर बाजार में यह ऊपर जाने लगता है
और उन्हें डर लगने लगता है कि यह नीचे चला जाएगा। इसलिए वे जो मुनाफा कमाया है उसे खोना नहीं चाहते, तो वे इसे बेच देते हैं और केवल थोड़ा सा मुनाफा कमाते हैं। खैर, ऐसा लगता है कि महान निवेशक और यहाँ तक कि महान पोकर खिलाड़ी वे आमतौर पर अपने कुछ निवेशों पर ही रिटर्न कमाते हैं और बाकी पर या तो बराबरी पर रहते हैं या फिर नुकसान उठाते हैं। बराबरी पर रहते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं या फिर नुकसान उठाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉस एवर्शन बायस कैसे आपके पूरे जीवन की वैल्यू इकट्ठा करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है और आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। एक और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, संज्ञानात्मक भावनात्मक पूर्वाग्रह जो मुझे लगता है कि हमारे लिए पहचानना अत्यंत दिलचस्प है, जो हमारी भावनाओं को बहुत गहराई से प्रभावित करता है, उसे मैं भावनात्मक अनुमान कहता हूँ। तो हम क्या करते हैं? हम भविष्य के बारे में सोचते हैं और क्या बनाना है और क्या टालना है। फिर हम कल्पना करते हैं कि तब हमें कैसा महसूस होगा और फिर हम एक निर्णय लेते हैं और उसके लिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। हमें कुछ ऐसा दिखता है जिसे हम सच में खरीदना चाहते हैं और हम उत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं, ओ यार, अगर मेरे पास ये होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो हम अपना क्रेडिट कार्ड निकालते हैं और उस पर ढेर सारा पैसा खर्च कर देते हैं और फिर वो आता है और हम उसे निकालते हैं और हम सोचते हैं, ओ ये तो शानदार है। और फिर 3 दिन बाद उसकी चमक फीकी पड़ जाती है और हमें उससे कोई खास फायदा नहीं होता और हमें एहसास होता है, वो अब मुझे बिल चुकाना भी पड़ेगा। ये भावनात्मक अनुमान है। एक और चीज जो हम भावनात्मक अनुमान के साथ करते हैं वह है दूसरी तरफ, और यह वह जगह है जहां हम और भी अधिक प्रेरित होते हैं। हम अपने जीवन में कुछ देखते हैं और कहते हैं, वो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि अगर वह चीज होती है तो मुझे वास्तव में बहुत बुरा लगेगा। और इसलिए हम बहुत सारा समय इस कोशिश में लगाते हैं कि कुछ होने से रोक सके, ताकि हम बहुत बुरा महसूस करने से बच सके। हकीकत यह है कि जिस बुरी चीज से हम डरते हैं उसके होने की संभावना आमतौर पर बहुत कम होती है, जैसे वस्तुनिष्ठ रूप से। लेकिन हम सोचते हैं कि यह बड़ी है क्योंकि हम सब डरे हुए हैं और चिंतित हैं, और इसलिए हम इसे रोकने के लिए बहुत सारा समय, मेहनत और ऊर्जा लगाने की कोशिश करते हैं। और फिर अगर ऐसा होता है, ठीक है, जब बुरी चीजें होती हैं हम बहुत लचीले होते हैं। ज्यादातर इंसान जो कठिन समय से गुजर रहे होते हैं वो वास्तव में इतना कठिन नहीं होता है। यह चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन हम इसे पार कर लेते हैं। और जब आप विक्टर फ्रांकल जैसे लोगों का अध्ययन करते हैं जिन्होंने मन सर्च फॉर मीनिंग लिखा, तो उन्होंने देखा कि होलोकॉस्ट के दौरान कंसंट्रेशन कैंप्स में लोग मर रहे थे और कुछ बच गए। और उसने यह पाया कि उसके लिए ऐसे कई मौके थे जिनके माध्यम से वह खुशी, संतोष और यहाँ तक कि कुछ बेहतरीन अनुभव भी प्राप्त कर सकता था उस सारी भयावहता के बीच। और यह पता चलता है कि यह कोई पहले से तय की गई बात नहीं है कि जब बुरी चीजें होती हैं तो हमें बुरा महसूस नहीं करना पड़ता। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमारे पास हानि से बचने की प्रवृत्ति है और हम भावनात्मक रूप से अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में हमें कैसा महसूस होगा। और वैसे भावनात्मक अनुमान पूर्वाग्रह की कुंजी यह है कि हमें नहीं पता कि हम भविष्य में कैसा महसूस करेंगे, और हम आमतौर पर वैसे महसूस नहीं करते जैसा हम सोचते हैं कि करेंगे। तो हम अभी एक भावनात्मक निर्णय लेते हैं भविष्य के एक भावनात्मक निर्णय के बारे में, और हम लगभग हमेशा गलत होते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो यह हमें अपनी पूंछ के पीछे दौड़ाता रहता है। चीजों से बचने के लिए, भावनात्मक रूप से मौजूदा स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए, और बस कभी भी सही रास्ते पर नहीं आ पाते। अगर आप न्यूयॉर्क से इंग्लैंड तक जहाज चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भारत, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको से बचकर वहां नहीं पहुंच सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उन चीजों से बचे और उम्मीद करें कि आप कभी इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो तरीका काम करता है वो ये है कि आप इंग्लैंड के लिए एक रास्ता तय करें। आप कहें, ये कुछ चुनौतीपूर्ण होगा लेकिन हम वहां पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आप निकलते हैं और बाधाओं को पार करते हैं, और अगर कोई रुकावट आती है तो आप उसे निपटते हैं। अगला संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह जो हमारे पास है, मेरे पसंदीदा में से एक है जिसे केवल मान्यता देखना कहा जाता है। मैं वास्तव में इन दोनों को एक साथ कहता हूँ, भावनात्मक अनुमान और केवल मान्यता देखना। ये एक साथ चलते हैं। मेरे लिए ये सभी प्रमुख भावनात्मक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों का एक तरह से सारांश है। तो एक बार जब हम किसी चीज के बारे में अपना मन बना लेते हैं, अच्छा बुरा सही गलत जो भी हो, हम एक निर्णय लेते हैं। हम एक स्टीरियोटाइप सेट करते हैं, हमारे दिमाग में एक विश्वास बन जाता है। हमारा दिमाग जो करता है वह केवल इस बात की पुष्टि खोजता है कि हम सही हैं और इस बात की पुष्टि करता है कि हम गलत नहीं हैं।
तो उदाहरण के लिए हम एक स्टॉक में निवेश करते हैं और हमने तय किया है ये एक अच्छा स्टॉक है और मैं स्टॉक को खरीदने जा रहा हूं। जैसे ही हम इसे खरीदते हैं, हम समाचार पढ़ते हैं और हम केवल उन समाचारों को देखते हैं जो हमें यह आशा देते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा और हम सही हैं, कि हमने एक अच्छा निवेश किया है और यह निर्णय हमारे लिए लाभदायक साबित होगा। असल में मार्केट विजार्ड्स की किताबों में से एक में एक शानदार कहानी है। मुझे लगता है कि यह ट्रेडर विक के बारे में थी, जो अब तक के शीर्ष ट्रेडर्स में से एक थे। उसने तय किया कि वह एक और समूह व्यापारियों को लाना चाहता है और वह पैसे लगाएगा और उन्हें व्यापार करना सिखाएगा और फिर वह उनके साथ पैसे साझा करेगा। वह एक उच्च स्तर के विकास की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और अपने प्रयोग में उसने बहुत होशियार लोग, बहुत ऊंचाई क्यू वाले लोग रखे और उसने उन्हें प्रत्येक को, मुझे लगता है कि यह एक चौथाई मिलियन डॉलर दिए। अब ये सभी लोग वाकई में बहुत ही होशियार थे, जैसे रॉकेट साइंटिस्ट IQ वाले लोग, है ना, PhD टाइप्स, उन्हें दिया। मुझे लगता है कि यह एक चौथाई मिलियन था। उनमें से ज्यादातर ने सारा पैसा खो दिया। उनमें से ज्यादातर ने सारा पैसा खो दिया। तो यहाँ क्या हो रहा है? क्या है? हुआ ये कि ये जीनियस लोग हमेशा सही रहने के आदी थे और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता था। तो हमारे पास न केवल एक वैलिडेशन बायस है, हम केवल वैलिडेशन देखते हैं, लेकिन ये लोग वाकई बहुत स्मार्ट थे, इसलिए वे दूसरों की तुलना में बहुत अधिक सही थे। खैर, जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, तो ये सही होने के बारे में नहीं है, यह एक अच्छी रणनीति बनाने के बारे में है, जो आपको गलत होने पर बाहर निकलने की अनुमति देती है और सही होने पर आपको टिके रहने देती है। तो इन जीनियस लोगों ने असल में क्या किया? उन्होंने एक स्टॉक खरीदा और वे इतने स्मार्ट थे, उन्होंने सारी रिसर्च कर ली थी, उन्हें पूरा यकीन था कि वे सही हैं और यह एक अच्छा निवेश है। और फिर स्टॉक गिरने लगता और वे क्या करते? वे कहते, ओ खैर, मैं सही हूं, तो यह वापस ऊपर जाएगा। और भले ही यह और नीचे जाता रहा, वे कहते रहे, मैं सही हूं, मैं सही हूं, जब तक कि उन्होंने सारा पैसा नहीं खो दिया। तो हमारे पास संज्ञानात्मक और भावनात्मक पूर्वाग्रह है, हमारे पास प्रवृत्तियां हैं, हमारे पास हानि से बचने का पूर्वाग्रह है। हम आमतौर पर जो नहीं चाहते उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, जितना हम जो चाहते हैं उसकी ओर बढ़ते हैं, चाहे हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ऐसा करे या नहीं। यही तरीका हमें प्रभावित करता है। हम भावनात्मक रूप से अनुमान लगाते हैं कि हम कैसा महसूस करेंगे और हम बहुत दूर होते हैं। वैसे आमतौर पर यहाँ तक कि विशेषज्ञ प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक जो इस भावनात्मक अनुमान की बात को जानते हैं और जानते हैं कि हम यह अनुमान लगाने में अच्छे नहीं है कि कुछ हमें कैसा महसूस कराएगा, उनके पास भी वही भावनात्मक पूर्वाग्रह होता है और यह पता चलता है कि वे भी यह अनुमान लगाने में बुरे होते हैं कि चीजें उन्हें कैसा महसूस कराएंगी। यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें वास्तव में काम करना है और हम केवल मान्यता देखते हैं। जब आप इसे सब एक इंसान के अंदर जोड़ते हैं, तो आपको बहुत सारा डर मिलता है, बहुत सारा डर सामने आता है और फिर बहुत सारा प्रमाण मिलता है कि हमारा डर सही है और चीजें गलत दिशा में जा रही हैं। और हम बहुत अनुमान लगाते हैं कि अगर चीजें इस तरह होती हैं तो हम बुरा महसूस करेंगे और फिर उस डर से बचने की कोशिश करते हैं और अपने आप में उलझ जाते हैं, अपनी पूंछ का पीछा करते हैं, बजाय इसके कि हम जो परिणाम चाहते हैं उसे बनाएं। डर चिंता और कई अन्य चीजों को ट्रिगर करता है। नकारात्मक भावनाओं का एक और पहलू यह है कि सफल लोगों और सामान्य रूप से पैसे के प्रति नकारात्मक भावनाएं होती हैं। इंसान दिलचस्प होते हैं कि जब दूसरे सफल होते हैं तो हम अक्सर बुरा महसूस करते हैं और यह मेरे साथ भी होता है। कोई जिसे मैं जानता हूँ बड़ी सफलता पाता है और मैं देखता हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है। मैं सोचता हूँ, यहाँ क्या हो रहा है? यह एक सामान्य मानव प्रवृत्ति है। और मैं कहता हूँ, ओह खैर, ये मेरे अंदर का चिंपांजी है जो उनसे जलता है और उनकी सफलता से ईर्ष्या करता है। एक और भावना यह है कि सफल लोग बुरे लोग होते हैं और उनकी सफलता के पीछे कुछ गलत होता है। एक और भावना यह है कि पैसा लोगों को भ्रष्ट करता है और उनके नैतिक मूल्यों को कमजोर करता है। एक और यह भावना है कि जो भी सफल है या जिसके पास पैसा है, वो आपको या बाकी सबको कुछ देना है। तो वैसे इनसे निपटने का एक तरीका यह है, क्योंकि इनमें से कुछ भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और पूर्वाग्रहों में लिपटे हुए अनुमान होते हैं। यह कहना है, सबसे पहले, क्या वे सच हैं? और दूसरा, क्या वे उपयोगी हैं? क्योंकि अंततः इन मामलों में यह सच है या नहीं, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि कोई सच नहीं है। ये सिर्फ एक निर्णय है जो हम इंसान लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है। क्या मानसिकता उपयोगी है? क्या मानसिकता खुद उपयोगी है? चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी उदाहरण देता हूँ। यह हमारे अंदर का एक और मैकेनिज्म है और यह लोगों को रोकता है। मुझे लगता है कि यह एक है। मेरा मतलब है, यह मुझे हमेशा पकड़ लेता है
और जब मैं खुद को इसमें फंसा हुआ देखता हूँ तो मुझे खुद पर हंसी आती है। मैं इसे न्याय मैकेनिज्म कहता हूँ, और न्याय मैकेनिज्म सब कुछ निष्पक्ष देखना चाहता है, और यह किसी भी चीज को जो आपके आसपास हो रही है, जो अनुचित है, देखने के लिए तैयार नहीं है, खासकर आपके लिए अनुचित, विशेष रूप से आपके लिए। तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया है जहां वे दो लोगों को लेते हैं और हम उन्हें व्यक्ति है और व्यक्ति भी कहेंगे, और उन्हें एक टेबल पर बैठाते हैं और याद रखें, ये दो लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते। वे एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में हैं। वे उन्हें बैठाते हैं, वो अजनबी और व्यक्ति एक के सामने $100 रखते हैं, और वे कहते हैं, आप इस पैसे को अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच जैसे चाहे बांट सकते हैं, लेकिन इसमें एक पेंच है। दूसरे व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार होता है कि आप दोनों को पैसे रखने हैं या नहीं। पैसे रखो। तो अगर व्यक्ति भी हाँ कहता है तो हम इसे रख सकते हैं। वे दोनों अपने सामने रखे हुए पैसे ले लेते हैं। अगर व्यक्ति भी नहीं कहता है तो दोनों में से किसी को भी पैसे नहीं मिलते। तो अगर आप यहाँ तर्क लगाते हैं तो आप समझते हैं कि व्यक्ति पैसे को जैसे चाहे बांट सकता है, और व्यक्ति भी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है अगर उन्हें पैसे का थोड़ा हिस्सा ही मिलता है, क्योंकि यह मुफ्त का पैसा है। लेकिन असल में होता क्या है? ज्यादातर समय व्यक्ति पैसे को 50-50 में बांट देता है। वे कहते हैं, तुम्हें 50, मुझे 50, और व्यक्ति भी कहता है, हाँ, हम दोनों को पैसे मिलते हैं, और वे दोनों $50 अमीर हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में व्यक्ति चालाक हो जाता है। वे अपने आप से कहते हैं, रुको एक मिनट, अगर मैं $80 अपने लिए रख लूं और $20 व्यक्ति बी को दे दूं, तो ये मुफ्त का पैसा है, इसलिए मैं ज्यादा पैसा ले लूंगा। खैर, लगभग 70-30 पर जब ये 7, 40-70, 30 को पार करता है, उस रेंज में जहां व्यक्ति ये कह रहा है, मैं अपने लिए 70 या उससे अधिक रखूंगा, और व्यक्ति बी को 30 या उससे कम मिलता है, तो एक अजीब बात होती है। व्यक्ति भी कहता है, ये नहीं, हम दोनों में से किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे, और वे किसी अजनबी से खाली हाथ चले जाना अधिक पसंद करेंगे, बजाय इसके कि दूसरे व्यक्ति को उनसे बेहतर सौदा मिल जाए। वे बस यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दूसरा कमीना इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाए और अपनी स्वार्थी योजनाओं को आगे बढ़ाए। तो जो मनोवैज्ञानिक इस पर अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने कहा, अच्छा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसे अमेरिका में कर रहे हैं जहां $100 का ज्यादा मतलब नहीं होता। और वे कहते हैं, पता है क्या, जाओ भाड़ में, मुझे $20 से कुछ भी नहीं चाहिए। तो वे तीसरी दुनिया के उन देशों में गए जहां $100 कुछ महीनों की आय का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और उन्होंने वहां पर प्रयोग किया। और क्या हुआ? वही चीज हुई। कोई व्यक्ति उस मुफ्त पैसे से, जो उनके सामने एक महीने की आय हो सकता है, इसलिए दूर चला जाएगा क्योंकि वे यह नहीं सहन कर सकते कि वह दूसरा एसओबी सौदे का अनुचित उच्च प्रतिशत प्राप्त कर रहा है। इसलिए मैं इसे न्याय तंत्र कहता हूं। अगर आप इंसानों को देखें और जिस तरह से वे सोचते हैं और काम करते हैं, तो यह कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। यह पूरी तरह से भावनात्मक है। यह एक भावनात्मक तंत्र है। यह तब होता है जब कोई आपके सामने फ्रीवे पर कट मारता है। यह तब होता है जब आपको लगता है कि कोई आपसे ज्यादा पा रहा है। ये सामने आता है और पूरी तरह से हावी हो जाता है। और जो नुकसान से बचने की प्रवृत्ति और पूर्वाग्रह हमारे पास है, वे सचमुच हमें जानवर की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर देते हैं। अब हम सोचते हैं कि हम जानवरों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अभी भी चल रहा है और उससे एक कहानी बना रहा है। लेकिन यह वही प्रकार की प्रणाली है जो हमें हमारी पूरी जिंदगी के लिए गरीब बनाए रख सकती है। क्योंकि जिस तरह से खेल काम करता है, जिस तरह से नेतृत्व का फव्वारा काम करता है, वह 100% निष्पक्ष नहीं होता है। नेतृत्व के फव्वारे का काम करने का तरीका यह है कि आप उन लोगों का समर्थन करते हैं जो आपसे आगे हैं, और आप इसे लंबे समय तक करते रहते हैं, और वे स्वाभाविक रूप से आपको ऊपर खींचते हैं क्योंकि आप उनसे प्रभावित होते हैं। आप उनसे सीखते हैं। आप बस उनके आसपास रहकर सीखते हैं। और कई बार ऐसा होगा जब यह अनुचित लगेगा, ये सही नहीं लगेगा, या हमेशा सही नहीं लगेगा, और तुम्हारा न्याय तंत्र कहेगा, रुको एक मिनट, देखो, ये लोग मुझे यहाँ बेवकूफ बना रहे हैं। आपको पुरानी करते किड फिल्म याद हो सकती है जहाँ डेनियल सम मियागी के घर आया और उसने कहा, मैं कराटे सीखना चाहता हूँ। मियागी ने कहा, बढ़िया, कार पर वैक्स लगाओ, इस हाथ से गोल गोल वैक्स लगाओ और इस हाथ से हटाओ। फिर उसने कहा, एक को सैंड करो, और फिर उसने इस हाथ से गोल गोल सैंड किया। फिर उसने बाड़ को पेंट किया। ठीक है। और एक समय पर डेनियल ने कहा, देखो, तुम मछली पकड़ने जा रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा सारा घर का काम कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं सीख रहा हूँ।
और तुम जानते हो तुम बुनियादी रूप से एक बुरे आदमी हो। और फिर मियागी ने उसे दिखाया कि वह जो काम कर रहा था वह वास्तव में उसे अनजाने में मार्शल आर्ट्स की गहन और प्रभावी ट्रेनिंग दे रहा था। मुझे नहीं पता कि यह कितना वास्तविक था, लेकिन यह एक बेहतरीन रूपक है और यही तरीका सच में काम करता है। और अगर आप डेनियल की तरह हैं और बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप सिस्टम को नहीं समझते हैं और आप अपने दिमाग में रहने वाले चिंपांजी को शो चलाने दे रहे हैं। तो यहाँ सफल होने के लिए हमें यह समझना होगा कि जिंदगी अक्सर अनुचित होती है। जिंदगी कभी भी निष्पक्ष नहीं होती है। लेकिन ये तो अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो सफल हो सकते हैं। अगर जिंदगी निष्पक्ष होती तो सब कुछ बिल्कुल बराबर होता और कोई सफलता या असफलता नहीं होती। तो यह तथ्य कि जिंदगी अनुचित है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने पक्ष में संभावनाओं को झुका सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि खेल को कैसे व्यवस्थित करना है, जिसे हम यहाँ कर रहे हैं, और आप सफल हो सकते हैं और फिर आप दूसरों को सफल होने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप क्या करें। अभी तुरंत एक खाली कागज का टुकड़ा निकालो और उन सभी चीजों की एक विस्तृत सूची बनाओ जो तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो। उन सभी चीजों की एक विस्तृत सूची बनाओ जो तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो। 3 4 5 चीजें लिखो जो तुम सच में चाहते हो और जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखती हैं। वो एक घर हो सकता है, वो एक सफल बिजनेस हो सकता है, महत्वपूर्ण चीजें, वो चीजें जो तुम सच में चाहते हो, बस उनमें से कुछ लिख लो। अब अगला, ठीक है, उन चीजों के ठीक बगल में जो तुम चाहते हो, मैं चाहता हूं कि तुम एक लिस्ट बनाओ। नहीं, मुझे ये फिर से कहने दो। अगला, मैं चाहता हूं कि तुम उन चीजों की लिस्ट लो जो तुम सच में चाहते हो, और हर एक चीज के बगल में उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके पास पहले से ही वह चीज है जो आप चाहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप जानते हैं, आदर्श रूप से जिसे आप जानते हैं या जिसके पास पहुंच है या जिससे आप मिले हैं, उनका नाम लिखें। और फिर अगला, जो मैं चाहता हूं कि आप करें, यह कुछ ऐसा है जो मैंने हर व्यक्ति से सीखा है। मैं चाहता हूं कि आप उन सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन चीजों को आशीर्वाद दें जो उनके पास हैं, ताकि वे खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकें। ठीक है, अरब ने कहा कि यह यूना से आया है और वाक्यांश है, उस चीज को आशीर्वाद दो जिसे तुम वास्तव में चाहते हो। उस चीज को आशीर्वाद दो जिसे तुम वास्तव में चाहते हो। मैं चाहता हूं कि जब आप किसी को सफल होते हुए या सफलता के उच्च स्तर पर जाते हुए देखें, तो आप आदत डालना शुरू करें। उन्हें आशीर्वाद दें, उनकी सफलता को आशीर्वाद दें, जो कुछ भी उन्हें मिलता है उसे आशीर्वाद दें। और अगर आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं, तो अंततः आप इसे एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया में बदल सकते हैं। जब भी आप किसी को सफल देखते हैं, जब भी आप सफलता के प्रतीक देखते हैं, तो आप उसे आशीर्वाद दें, ठीक है, और इसे जाने दें। और आप इस न्याय और निष्पक्षता की आवश्यकता को छोड़ देते हैं। आपके अंदर का चिंपांजी छेद में फंसे नट को छोड़ देता है और यह आपको आजाद कर देता है, जिससे आप अब इस भावनात्मक पूर्वाग्रह के शिकार नहीं होते हैं और आप स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। और दूसरी चीज जो आपको भविष्य में भी करनी है, दूसरी चीज जो हम सभी को भविष्य में करनी है, वो है उस पर ध्यान केंद्रित करना जो हम चाहते हैं, और उन सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना जो हमें हमारी इच्छाओं की ओर बढ़ने से प्राप्त होती है। और जब नकारात्मक भावनाएं और डर और वो चीजें सामने आ रही हैं जिनसे हम दूर जाना चाहते हैं, तो बस खुद को इसके लिए धन्यवाद दें, अपने उस हिस्से को धन्यवाद दें। लेकिन समझे कि वो किसी और समय और जगह के लिए बनाई गई थी। वो उस समय के लिए बनाई गई थी जब बहुत सारे शिकारी थे, जीवन बहुत छोटा था, हम में से ज्यादातर लोग वयस्कता तक भी नहीं पहुंच पाते थे, और वो अब हमें काम नहीं आती। इस नए खेल में हम उद्यमी बनने जा रहे हैं। हम अपनी सकारात्मक भावनाओं का निर्माण करेंगे, और हमें अपनी सकारात्मक भावनाओं का निर्माण करना होगा, अपनी आशावादिता का निर्माण करना होगा, उस चीज पर ध्यान केंद्रित करके जो हम बनाना चाहते हैं, अपने आप को सकारात्मक विकसित लोगों से घेरकर, और वास्तव में अपने आप को विकसित होते लोगों, विकसित होते करियर हो और विकसित होते स्वयं के वातावरण में रखकर। ठीक है, शानदार। चलो यहाँ कुछ सवाल करते हैं। हमारे पास कुछ सवालों के लिए समय है। सवाल, ठीक है, यहाँ लान से सवाल आता है, न्याय प्रणाली के कारण मैं अपनी खुद की सफलताओं को साझा या जश्न नहीं मना पाता। क्या यह मुझे नुकसान पहुंचा रहा है? खैर, आप जानते हैं, मेरी समझ कहती है, लांस, कि शायद ऐसा ही है अगर आप इससे लिख रहे हैं। मैंने लोगों के साथ इतना बातचीत किया है कि मुझे पता चलता है, जैसे आपकी अंतर्दृष्टि आपको बताती है कि यह आपको नुकसान पहुंचा रहा है।
तो क्यों ना आप अपनी खुद की सफलता को साझा करने और उसका जश्न मनाने की कोशिश करें और देखें कि यह कैसे काम करता है। मैं खुद भी इसमें बेहतर कर सकता हूँ। ग्रेगोरी से एक सवाल है, मैं अपनी भावनाओं का, जैसे दर्द का डर या भावनात्मक अनुमान, को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता हूँ? अच्छा सवाल है ग्रेगोरी। अपने आप पर नियंत्रण पाना, जैसा कि जिम रोहन और टोनी रॉबिन्स कहते हैं, बहुत शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन इसे करने का तरीका यह है कि इसे सक्रिय रूप से किया जाए। डर और नकारात्मक भावनाओं के आने का इंतजार न करें। बैठ जाओ और खुद से पूछो, ठीक है, अगर मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही चलने दूं और उसमें कुछ भी न बदलूं, तो मैं 20 साल में कहां पर होऊंगा? मेरी जिंदगी कहां पर होगी? मेरा करियर कहां पर होगा? मेरे पेशेंट कहां पर होंगे? और आपको एहसास होगा कि अगर आप नहीं बदलते, अगर आप नहीं कूदते और विकसित होते, तो चीजें नहीं चलेंगी। दुनिया आपके चारों ओर बदलने वाली है और आप बहुत बुरी जगह पर पहुंचने वाले हैं और चीजें बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करेंगी। और यह आपको स्थिर रहने से दूर जाने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। तो यह एक उत्कृष्ट सवाल है। देखें कि अगर आप कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो चीजें कैसे विकसित होंगी। ठीक है। सवाल संजय से, क्या आपके पास कोई सुझाव या एक्सरसाइज है कि जब आप कुछ अनुचित देखते हैं तो नकारात्मक भावनाओं से कैसे उबरें? मेरे पास इस पर दो विचार है। उनमें से एक चीज जो मैंने वाइने डायर से सीखी थी, वह उनके हाउ टू बी नो लिमिट पर्सन प्रोग्राम से थी। उसने कहा कि ज्यादातर लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं से जकड़े रहते हैं, विशेष रूप से गुस्से से। इसलिए वे जकड़े रहते हैं, उनके ऊपर गुस्सा हावी हो जाता है और वे बस उबलते रहते हैं और एक गुस्सैल गड़बड़ में बदल जाते हैं और वे कुछ नहीं कर पाते ही, या बस शिकायत करते हैं, या लोगों पर चिल्लाते हैं, या बदले की भावना से कुछ करते हैं। नकारात्मक भावनाओं के साथ आप जो दूसरी चीज कर सकते हैं, वह यह है कि आप उनसे प्रेरित होकर कुछ कर सकते हैं। तो आप जो भी नकारात्मक भावना महसूस कर रहे हैं, उसे लेकर कुछ उत्पादक कार्य कर सकते हैं। मेरे पास भी गुस्सा आता है। यह आमतौर पर परिवार के सदस्यों या कुछ करीबी दोस्तों, मेरी गर्लफ्रेंड, इस तरह की चीजों के साथ होता है। और यह कभी कभी होता है। और जब ऐसा होता है, तो मुझे शर्म महसूस होती है और मैं सोचता हूँ, ओ, मुझे इससे बेहतर होना चाहिए। मैं इस पर लंबे समय से काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने पाया कि जब गुस्सा या कोई मजबूत नकारात्मक भावना आती है, तो तुरंत यह कहना बहुत उपयोगी होता है कि ठीक है, मैं अभी क्या कर सकता हूँ। ये उत्पादक है जो इन स्थितियों को आने से रोकता है। और यह, आप जानते हैं, यह और जटिलता के बीज नहीं बोता। क्योंकि जब आप नकारात्मक भावना से बाहर व्यवहार करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप गुस्से में हैं, अगर आप किसी पर गुस्सा हो जाते हैं और उन पर चिल्लाने लगते हैं, तो आप बस भविष्य की जटिलता और टकराव के और बीज बो रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें, ठीक है, आप जानते हैं, यह खास मुद्दा जिस पर मैं गुस्सा हो रहा हूँ, यह कुछ ऐसा है जिस पर हम अब 10 साल से बात कर रहे हैं। मुझे समझने दो कि इसे कैसे खत्म किया जाए, और फिर शायद मैं कुछ रिसर्च करूंगा या अपने जर्नल में इसके बारे में लिखूंगा या कुछ और मैं बस कहूंगा, ठीक है, हमें इसे एक फैमिली इश्यू या इस एक चीज से निपटना है, और मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा ताकि यह फिर से ना आए और हमें परेशान न करे। अब भी वास्तविक भावना है या उस तंत्र पर काम करना होगा जो इसे उत्पन्न कर रहा है, और ये इस प्रोग्राम के दायरे से बाहर है। लेकिन कोशिश करो कि इससे प्रेरित हो जाओ, न कि इससे जकड़ जाओ।